नमस्कार बच्चों मैं विश्वास स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ख़त्म हो गया है। अब आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और आज से हम उसकी रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आपके जैसे कि 3 पुस्तकें, एक है महाभारत की, एक बसंत की और एक व्याकरण की। हम तीनों पुस्तक का कार्य साथ साथ ही शुरू करेंगे। जैसे कि हम डेली वीडियो में 2 लेसन किया करेंगे तीनों बुक का। आपकी एक दिन वीडियो आएगी और एक दिन आपका पीडीएफ आएगी। तो आप दोनों दिन यानी कि डिवाइड करके अपना वर्क लर्न किया करेंगे। और जब आपकी जूम मीटिंग होगी तो जितना 1 वीक में मैं आपको काम करवा दूंगी वो सब मैं सुना करूंगी आपसे, ताकि आपके पेपरों की अच्छे से तैयारी हो सके। और जिन बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया, जिन बच्चों का काम अधूरा है, वो इस वीडियो में से देख के साथ इस काम को पूरा करेंगे। पहले हम आज महाभारत की पुस्तक का कार्य शुरू कर रहे हैं। पाठ 1 देवव्रत। पहला प्रश्न है, किस युवती के सौंदर्य ने राजा शांतनु को मोह लिया? आंसर, गंगा युवती के सौंदर्य ने। शांतनु की पहली पत्नी का क्या नाम था? आंसर, गंगा। गंगा ने अपने कितने पुत्रों को गंगा की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया? आंसर, 7 पुत्रों को। गंगा के 8वें पुत्र को किस नाम से जाना जाता था? आंसर, देवव्रत के नाम से। देवव्रत आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? भीष्म पिता के नाम से। नेक्स्ट है, शांतनु क्यों हैरान रह गया? एक सुंदर युवक द्वारा अपने बाणों से गंगा नदी की प्रचंड धारा को रोकते हुए देखकर शांतनु हैरान रह गए। क्वेश्चन नंबर 7, देवव्रत को शिक्षा किसने दी? महर्षि वशिष्ठ ने। नेक्स्ट आंसर है, गंगा ने किसका माथा चूमा? देवव्रत का। अब हम पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा। फर्स्ट प्रश्न है, राजा शांतनु क्यों खुश थे देवव्रत जैसे तेजस्वी पुत्र को पाकर? राजा शांतनु ने यमुना तट पर किसे देखा और उनके मन में क्या इच्छा जागी? सत्यवती नामक सुंदर युवती को देखकर उनके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा जागी। फिर है, राजा की चिंता की सारी बात देवव्रत ने किससे पूछी? राजा के सारथी से। देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली? आंसर है, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? भयंकर प्रतिज्ञा के कारण। प्रश्न नंबर 6, सत्यवती के पुत्रों के क्या नाम थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की रानियों के क्या नाम थे? अंबिका और अंबालिका। धृतराष्ट्र की माँ का क्या नाम था? अंबिका। पांडु की माता का क्या नाम था? अंबालिका। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव। और पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव। तो बच्चों आज हमने महाभारत की बुक में आपके 2 लेसन कंप्लीट कर लिए। आपने इनको लर्न करना है। अब मैं आपको वसंत की पुस्तक का कार्य शुरू करवा रही हूँ। पहला पाठ, फर्स्ट लेसन है आपका पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रश्न नंबर 1, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? आंसर, स्वतंत्रता मनुष्य का मौलिक अधिकार है। पराधीनता को अभिशापित करना माना जाता है। इसीलिए हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरबद्ध रहना नहीं चाहता, क्योंकि इससे वह स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, जबकि वह स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करना चाहता है। आगे है आपका प्रश्न नंबर 2, कहता है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? आंसर, पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता है। वह निरंतर गतिशील जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ों की ऊंची फुनगियों पर झूलना अथवा अपनी लाल चोंच से तारे तोड़ना व क्षितिज मिलन की इच्छा पूरी करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो मैं उस उन्मुक्त गगन के असीम क्षितिज से मिलने
मिलन करने का प्रयास करता। इस प्रक्रिया में या तो मैं क्षितिज मिलन से आनंदित हो जाता या अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब हम आपका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, दादी माँ। पहला प्रश्न है, लेखक को अपने दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती है। दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलते ही लेखक के समक्ष दादी माँ की स्मृतियाँ सजीव हो उठी थी। साथ ही लेखक के समक्ष अपने ग्रामीण दृश्य उभरने लगे। कवार का महीना, गांव के चारों ओर पानी, सिवान से बहकर आई मोथा, अधगली घासें, जड़ें तथा अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी पाकर विचित्र गंध छोड़ते थे। बीमार होने पर लेखक का उस गंध युक्त पानी के स्नान से वंचित रहना, दादी माँ का दिन रात लेखक की सेवा करना, ग्रामीण रीति रिवाजों से परिपूर्ण विवाह तथा अभिनय करती औरतों द्वारा लेखक का पकड़े जाना, वे सभी स्मृतियाँ लेखक के मस्तिष्क में उभर रही थी। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। आंसर, दादी जी की मृत्यु के पश्चात उनके स्वार्थी मित्रों का कपटी व्यवहार तथा दादाजी के श्राद्ध में पिता के साथ निरर्थक धन खर्च करना, सभी खर्च उधार लेकर करना आदि अनेक कारणों से लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। आंसर, दादी माँ अत्यंत सरल, धार्मिक प्रवृत्ति, परोपकारी व करुणा से परिपूर्ण महिला थी। दादी का दूसरों के प्रति परोपकार भाव ही उन्हें आदरणीय बनाता है। दादी का वात्सल्य परिपूर्ण भाव हमें अत्यंत पसंद आया। जब वह अपने पुत्र व पोते को आर्थिक विषमता में देखकर अपने पति की आखिरी निशानी कंगन को उन्हें यह कहकर देती है कि ये विविधता में ही काम आते हैं। अब हम बच्चों व्याकरण की पुस्तक में पाठ 1 शुरू करेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके हम पहले प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा बच्चे कि बोलने, सुनने, लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा है जिसके सहारे हम मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लिपि किस काम आती है। इसका आंसर यहीं पे, मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है, यानी कि मौखिक भाषा को लिखने के ही काम आती है लिपि, और हिंदी की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण का क्या उद्देश्य है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। ठीक है, भाषा के नियमों का शास्त्री क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब हम बच्चे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसके। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प उत्तर 4 विकल्पों में दीजिए। पहला, भाषा का मूल रूप कौन सा है। आंसर, मौखिक। अशिक्षित लोग कौन सी भाषा नहीं समझ पाते, लिखित, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो उन्हें कैसे समझ आएगी। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा है, हरियाणा। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है। आंसर, 22। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए उत्तरों में से कीजिए। पहला है, भाषा खालिस्तान का साधन है, अभिव्यक्ति। सेकंड है, खालिस्तान की लिपि देवनागरी है। आंसर, मराठी। भाषा को नियम में बांधने का काम खालिस्तान करता है। आंसर, व्याकरण। सबसे अधिक भारतवासी खालिस्तान भाषा बोलते हैं, हिंदी। भारतवासी भारत के अन्य प्रांतों में जाकर लोगों से खालिस्तान में संपर्क करते हैं। आंसर, हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा खालिस्तान मानी जाती है, हिंदी। मनुष्य का आशय खालिस्तान से प्रकट होता है। आंसर, वाक्य। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह खालिस्तान कहलाता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। आंसर आएगा, वर्ण। अब हम पार्ट 2 करेंगे बच्चों, वर्ण और वर्णमाला। इसमें पहला प्रश्न बन रहा है आपका, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सके। प्रश्न नंबर 2 बन रहा है आपका, इसमें वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चे क्योंकि इसके अभ्यास में प्रश्न नहीं दिए हुए इसलिए हम रीडिंग में से बना रहे हैं। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
में प्रश्न 3 बन रहा है आपका, स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं। फिर कहते हैं स्वर के कितने भेद हैं, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ मुख के बिना किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर कहते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आपका आगे का एक क्वेश्चन ये बन रहा है, वर्तनी किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, हर शब्दों में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे वर्तनी कहते हैं। अब हम आपके लेसन 2 की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। हमने वो रीडिंग में से क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, जो मैंने आपको बताए हैं वही बनते हैं। एक और आपका रह गया कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द के एक एक स्वर व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग करके रखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, सही पर सही का उत्तर लगाइए। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि के चिन्ह को क्या कहते हैं? आंसर वर्ण। मुंह से बिना रुकावट के निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? आंसर स्वर। अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सा स्वर हिंदी में स्वीकार हुआ है? आ। आगे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित उत्तरों में से कीजिए। खाली स्थान अयोग व नहीं है, आंग। खाली स्थान संयुक्त व्यंजन नहीं है, ड। खाली स्थान अंतस्थ व्यंजन नहीं है, स। खाली स्थान ऊष्म व्यंजन नहीं है, व। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाला सही वर्ण समूह चुनिए। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, ओ, ऐ। व्यंजन स्वर कौन से हैं? क, प, ट और न। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। फिर देखिए आप क्या कहते हैं कि निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के योग से बने हैं? अक्ष के क्या किसके योग से बना है? क प्लस श। त्र किससे बना है? त प्लस में र, यानी कि त हलंत प्लस र। और ज्ञ के टुकड़े क्या हैं? ज प्लस इय, इससे मिलकर बना है। अब आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वर्णों के योग से कौन सा शब्द बनता है? पहले ये देखो आपको दे रखा है रमा, दूसरे का बनेगा दीपा, तीसरे का बनेगा आपका करम, और ये चौथे जो आपको टुकड़े दे रखे हैं इनका बनेगा काला। फिर आपका 6 है, सही वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। पहला सामाजिक सही है, दूसरे में ये आशीर्वाद सही है और तीसरे में ये सेकंड वाला कार्यक्रम सही है। तो बच्चों आज हमने तीनों बुक के 2-2 लेसन कर लिए हैं आपका, यानी कि यही आपने क्या करना है, लर्न करने हैं बच्चे। ठीक है, आपका 2 दिन में यानी कि 2 दिन का ये काम है। एक आपका आज का यानी कि 18 डेज का और एक 19 डेज का, सॉरी 18 तारीख का और 19 का। ठीक है, आप एक एक लेसन दोनों दिन लर्न करेंगे। जब जूम मीटिंग होएगी, जितना आपका सिलेबस हो जाएगा मैं उसमें आपसे सुना करूँगी। आपने पेपर की तैयारी साथ साथ करनी है। धन्यवाद।